Hello friends, welcome to the student world. Today we will discuss about synthesis of full-length cDNA. Now we will see what is full-length cDNA. एक full-length cDNA वो सीक्वेंस है जिसके अंदर mRNA टेम्पलेट की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फुल लेंथ cDNA लाइब्रेरी की सिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें जीन एक्सप्रेशन स्टडी करना है तो किसी भी प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए की cDNA में नहीं है तो उससे जो भी प्रोटीन एनकोड होगा वो प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होगा, तो उस प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम स्टैंडर्ड मेथड से जो cDNA लाइब्रेरी बनाते हैं उन cDNA लाइब्रेरीज में ज़्यादातर 3 एंड बायस्ड लाइब्रेरी होती है। 3 एंड बायस्ड का मतलब क्योंकि सिंथेसिस 3 प्राइम एंड से शुरू होती है और अगर mRNA लंबा है तो वो सिंथेसिस बीच में ही छूट जाती है। तो जितने भी cDNA बनते हैं उनमें 3 प्राइम एंड जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम एंड जो है वो लिमिटिंग होता है। तो फुल लेंथ cDNA का जो अमाउंट है लाइब्रेरी में वो कम होता है। फुल लेंथ cDNA लाइब्रेरी जो हम स्टैंडर्ड मेथड से बनाते हैं उनमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये, जैसे जैसे cDNA का साइज इंक्रीज होता है फुल लेंथ cDNA बनाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। अब फुल लेंथ cDNA क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं उसकी प्रोसेसिविटी बहुत कम होती है। प्रोसेसिविटी क्या है? ये एबिलिटी है किसी भी एंजाइम की कि जब तक सिंथेसिस कंप्लीट ना हो एंजाइम टेम्पलेट से ना हटे। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रोसेसिविटी कम है तो वो पूरी सिंथेसिस करने से पहले ही टेम्पलेट से हट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अंदर इंट्रिंसिक आरएनएज एक्टिविटी होती है। आरएनएज एच एक्टिविटी क्या है कि आरएनए डीएनए टेम्पलेट में से ये आरएनए डिग्रेड करने की एबिलिटी रखता है। तो जब हम फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस करते हैं तो इस इंट्रिंसिक आरएनएज एच एक्टिविटी की वजह से आरएनए टेम्पलेट सिंथेसिस के दौरान कट जाता है और पूरी cDNA सिंथेसिस नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे कि हम ये सेलेक्ट कर सकें कि mRNA से जो cDNA बना है वो फुल लेंथ cDNA है या वो पार्शली सिंथेसाइज्ड cDNA है। इसलिए फुल लेंथ cDNA लाइब्रेरी स्टैंडर्ड मेथड से नहीं बन पाती। जो हम लाइब्रेरी बनाते हैं उन लाइब्रेरी में ज़्यादातर cDNA जो होते हैं वो पार्शली सिंथेसाइज्ड होते हैं, फुल लेंथ cDNA बहुत कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो हम यूज़ करते हैं उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम cDNA लाइब्रेरी बनाने में 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं, AMV एंड MOMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जो MOMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके इसके RNase H एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि फुल लेंथ cDNA जो मिले वो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिले। दूसरा, ये जो मॉडिफाइड MOMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसे हम सुपरस्क्रिप्ट सेकंड कहते हैं, ये एंजाइम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है, जबकि जो नॉर्मल MOMLV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो ऑप्टिमली 37 डिग्री पर काम करता था। इसलिए अगर mRNA के अंदर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाए तो वहीं से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टेम्पलेट से हट जाता था, वो उन रीजन्स को पास नहीं कर पाता था।
लेकिन ये जो इंजीनियर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है सुपरस्क्रिप्ट सेकेंड, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमली काम करता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कम बनते हैं mRNA में, तो वो इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को भी ट्रावर्स कर सकता है, तो वो टेम्पलेट से रिमूव नहीं होगा और फुल लेंथ cDNA बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का कि हम सिर्फ फुल लेंथ cDNA ही सेलेक्ट करें क्लोनिंग के लिए। अब इस मेथड का नाम है कैप रिटेंशन प्रोसीजर, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं कैप्चर मेथड। ये मेथड क्या काम करता है, उन प्रोटीन्स को यूज़ करता है जो mRNA की कैप से बाइंड होते हैं। अब हमें पता है कि यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA के 5 प्राइम एंड पर कैप होती है और 3 प्राइम एंड पर टेल होती है। तो हम ऐसे प्रोटीन यूज़ करते हैं सिलेक्शन में जो उस कैप से बाइंड करते हो, उस कैप के लिए एफिनिटी रखते हो। अब इस मेथड में सबसे पहले क्या है, हमने डायग्राम में देखो, हमने लिया मैसेंजर RNA। ये जो मैसेंजर RNA है इसके 5 प्राइम एंड पर कैप है और 3 प्राइम एंड पर पोली ए टेल है। तो सबसे पहले क्या है, हम ओलिगो DT प्राइमर लगाएंगे और फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। जब फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस हो जाएगी उसके बाद हम इसे RNase A ट्रीटमेंट देंगे। RNase A जो है एक सिंगल स्टैंड स्पेसिफिक RNA क्लीविंग एंजाइम है। जहाँ पर भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा वहीं पर ये एंजाइम कट लगा देता है। अब जब हमने फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस की तो 2 प्रोबेबिलिटी हैं कि या तो फुल cDNA सिंथेसिस होगी या पार्शली होगी। तो जहाँ पर फुल लेंथ cDNA सिंथेसिस होगी वहाँ पर mRNA कम्प्लीटली cDNA से आपका कवर होगा। तो RNase A को सिंगल स्टैंडर्ड RNA नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर इस ट्रीटमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि दूसरे केस में क्या है, आपका cDNA जो है वो पूरी सिंथेसाइज हुआ, तो यहाँ पर mRNA का सिंगल स्टैंडर्ड रीजन अवेलेबल है, तो RNase A जो एंजाइम है वो वहाँ पर कट लगा देगा। अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उस प्रोडक्ट में कैप नहीं है। अब हमारे पास 2 तरह के mRNA DNA हाइब्रिड हैं, एक वो जिसके अंदर कैप है और दूसरा वो जिसके अंदर कैप नहीं है। अब हमें सेलेक्ट करना है फुल लेंथ cDNA। तो हम क्या करेंगे, एफिनिटी मेथड यूज़ करेंगे कि हम कॉलम से कोई भी ऐसी चीज़ लगा देंगे जो इस कैप के लिए एफिनिटी रखती हो। तो जब हम mRNA को कॉलम से पास करेंगे तो जिनके पास कैप है वो कॉलम से अटैच रह जाएंगे और बाकी जो आपके cDNA है वो निकल जाएंगे। अब क्या है, हमें पता है कि ट्रांसलेशन में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E जो है वो कैप से बाइंड करता है, तो वो कैप के लिए एफिनिटी रखता है। तो हम कॉलम में इस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर को बाइंड करा देंगे। तो जब हम कॉलम से दोनों तरह के cDNA को पास करेंगे तो जो फुल लेंथ cDNA है उसके पास कैप है, तो वो कॉलम्स पे रिटेन रह जाएगा, वहाँ बाइंड कर जाएगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E से, और जो आपका cDNA पार्शली बना है वो नीचे निकल जाएगा। इस तरह से हम फुल लेंथ cDNA को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं फुल लेंथ cDNA सिलेक्शन का सेकंड मेथड। ये मेथड जो है वो कैप्चर मेथड की मॉडिफाइड फॉर्म है। इस मेथड का नाम है बायोटिनाइलेटेड कैप ट्रैपर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो मैसेंजर RNA है उसके 5 प्राइम एंड पर जो कैप है, कैप क्या है, कैप इन्वर्टेड GTP होता है। तो इन्वर्टेड ग्वेनिन बेस जो है उससे ये लगी हुई देखिए शुगर है, पेंटो शुगर। इस पेंटो शुगर पे सेकंड और थर्ड नंबर पे OH ग्रुप है, ऑल ग्रुप कहते हैं हम इन्हें। तो ये जो 2 OH ग्रुप हैं, डाईओल ग्रुप, हम इनसे बायोटिन एक मॉलिक्यूल है उसे हम जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या करते हैं कि जो mRNA है उस mRNA की 5 प्राइम एंड पर
जो कैप स्ट्रक्चर है उस कैप स्ट्रक्चर के डायोल ग्रुप से हम बायोटिन ऐड कर दें। नीचे अगर हम देखें तो हमने एक mRNA शो कर रखा है। इसके 5 प्राइम एंड पर कैप है जो है आपकी 7 मिथाइल गुएनिन। इस कैप से हमने ये येलो कलर का बायोटिन ऐड कर दिया। बायोटिन आइलेटेड कैप ट्रैपर मेथड का बेसिक स्टेप सेम इसी तरह है जैसे आपका कैप्चर मेथड था कि सबसे पहले हमने mRNA लिया, उस पर हमने cDNA सिंथेसिस की। cDNA सिंथेसिस या तो फुल लेंथ होगी या पार्शियल लेंथ होगी। फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस होने के बाद हम उसे RNase A ट्रीटमेंट देंगे। RNase A क्या है, जहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा वहीं पर कट लगाएगा। अब फर्स्ट केस में क्योंकि फुल लेंथ cDNA सिंथेसिस हुई है तो RNA टेम्पलेट कहीं पर भी सिंगल स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है कि RNase A कट कर सके, तो यहाँ पर कोई भी क्लीवेज नहीं होगा। दूसरे केस में क्या है, क्योंकि पूरी सिंथेसिस नहीं हुई cDNA की तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है RNA कट हो जाएगा। RNA कट होते ही कैप पे जो हमने बायोटिन ग्रुप लगाया हुआ है ये भी RNA से हट जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम cDNA मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करेंगे मैग्नेटिक बीड की हेल्प से। ये जो हमने डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में देखो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक बीड दिखाई हुई है। ये जो मैग्नेटिक बीड है ये स्टेप्टा एविडिन से कोटेड है। स्टेप्टा एविडिन क्या है, ये बायोटिन के लिए एफिनिटी रखता है। तो वो RNA DNA हाइब्रिड जिन पर कैप पर बायोटिन लगा हुआ है वो cDNA इस मैग्नेटिक बीड से बाइंड कर जाएंगे। लेकिन जो पार्शियल लेंथ cDNA था इस पर क्योंकि बायोटिन ग्रुप रिमूव हो चुका है तो ये मैग्नेटिक बीड से बाइंड नहीं करेगा। इस तरह से फुल लेंथ cDNA सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम फुल लेंथ cDNA सिंथेसिस का नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ओलिगो कैपिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम सिलेक्शन फुल लेंथ cDNA और पार्शियल लेंथ cDNA का ना करके हम शुरू में ही देखते हैं कि जो mRNA टेम्पलेट हमने यूज़ किया है वो mRNA पूरा हमें मिला है या वो आपका आइसोलेशन के दौरान टूट गया। तो यहाँ पर हम दो केस लेंगे, एक जिसमें फुल लेंथ mRNA है और दूसरा वो RNA जो हमारा आइसोलेशन के दौरान टूट गया। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि इस mRNA को एल्कलाइन फॉस्फेटेज ट्रीटमेंट देंगे। अब ये जो एंजाइम है इसका काम क्या है, 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप हटाना। अब क्योंकि जो फुल लेंथ mRNA है उसके 5 प्राइम एंड पर कैप है तो वो इस ट्रीटमेंट से इसकी प्रोटेक्शन करेगा और यहाँ पर कोई भी चेंज mRNA में नहीं हो। लेकिन जो mRNA टूटा हुआ है उस mRNA के 5 प्राइम एंड पर कैप नहीं होगी, वहाँ पर 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप है जिसे ये एंजाइम हटा देगा। रिजल्ट क्या होगा कि इस mRNA पर अब 5 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमें दो तरह के mRNA मिलेंगे, एक वो mRNA जिसके 5 प्राइम एंड पर कैप होगी और दूसरा वो mRNA जिसके 5 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो तरह के mRNA हैं हम इन्हें एसिड पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम ट्रीटमेंट देंगे। ये एंजाइम क्या काम करता है, 5 प्राइम एंड से कैप का रिमूवल करता है। अब पहले वाले mRNA में क्योंकि कैप है तो यहाँ पर एसिड पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो कैप हटा देगा। रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास mRNA होगा जिसके 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप। अब जो दूसरा mRNA है जिस पर कैप नहीं थी वहाँ पर जब हम इस एंजाइम ट्रीटमेंट को देंगे तो वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 5 प्राइम एंड पर कैप अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो तरह के mRNA हैं अब हम इनसे एक छोटी चेन RNA की जोड़ेंगे जिसे हमने ओलिगो RNA कहा है, RNA लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। अब जो हमारे पास फुल लेंथ mRNA है इसके 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट है तो इससे ये जो RNA का स्ट्रेस है ये जुड़ जाएगा क्योंकि इस RNA के पास 3 प्राइम OH ग्रुप है और mRNA के पास 5 प्राइम फॉस्फेट है। इन दोनों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो टूटा हुआ mRNA है उसके 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट नहीं है तो OH और OH के बीच कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए ये जो ओलिगो RNA है
ये ब्रोकन mRNA पे नहीं जुड़ेगा, जबकि जिस mRNA पर 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट है वहाँ पर ये ओलिगो RNA जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक मिलेगा ओलिगो कैप्ड mRNA और एक वो mRNA जिस पर ओलिगो कैप नहीं लगी हुई। अब ये जो हमारे पास mRNA है जिस पर हमने RNA की चेन लगाई है, अब हम इस पर फर्स्ट स्टैंड cDNA सिंथेसिस करेंगे ओलिगो DT प्राइमर लगाकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओलिगो DT प्राइमर के जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस हुई है इसके पर बाइंड होने वाला हम प्राइमर बनाएंगे और ये जो प्राइमर है ये 3 प्राइम एंड पर जो ओलिगो RNA कैप है उसका ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब हमारे पास जो है डबल स्टैंडर्ड cDNA अवेलेबल है। अब हम इसका PCR से एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। एक तरफ हम लेंगे ओलिगो DT प्राइमर और दूसरी तरफ हम वो प्राइमर लेंगे जो ओलिगो RNA कैप का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस तरह से सिर्फ फुल लेंथ cDNA ही एम्प्लीफाई होंगे, जो ब्रोकन mRNA है उससे जो cDNA बना वो एम्प्लीफाई नहीं होगा। इस तरह से सिर्फ फुल लेंथ cDNA की ही एम्प्लीफिकेशन होगी। दिस इज ऑल अबाउट फुल लेंथ cDNA। थैंक यू।